हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में, जिसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह वाक्य किसने कहा है? यानी कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर ओन एनवायरनमेंट। हु सेड दिस? अगर आप हमारी क्लास को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इसका आंसर हम सिंपल एक ही शब्द से समझ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। ये किसने दिया है? ये दिया है जीन पियाजे ने। पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे क्या है, अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और यही क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है। और यही इस वाक्य में कहा जा रहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। चलिए एक बार हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो, पियाजे का दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज्म है। वे मानते हैं थे कि बच्चे अपने परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे नई सूचनाओं को स्कीमा में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से समायोजित करते हैं और इक्विलिब्रियम के माध्यम से समझ विकसित करते हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहे, जैसे स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, तो चिंता ना करें, अभी इस पे भी डिटेल में हम बात करेंगे। पियाजे के मुख्य योगदान क्या था उनका? उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे, मतलब बच्चे में किस प्रकार से जन्म से लेके डेवलपमेंट शुरू होता है, उनकी स्टेजेस बताई थी उन्होंने। क्या बताई थी? स्टेजेस में जो विकास होता है होता था। जैसे कि स्टेजेस कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और इसमें अवधारणाएं कौन कौन सी थी? स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, कंजर्वेशन, इकोसेंट्रिज्म। और इसमें क्या क्या बताया था इन्होंने? इनका मेन फोकस था हैंड्स ऑन लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, कक्षा कार्य, चरणानुकूल, शिक्षक एक फैसिलिटेटर। ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप समझते हैं इन शब्दों को। पहला शब्द क्या था? स्कीमा। स्कीमा को एक तरह से मान लो मेंटल में हमारे एक फाइल है जिसमें हमारी डाटा स्टोर होता है, यानी चीजें स्टोर होती है। देखो ये क्या है? एक मानसिक फाइल है, इसमें हमारी चीजें स्टोर होती है। अब मान लो किसी बच्चे को हमने कहा कि ये चार पैर वाला जानवर कौन है? कुत्ता है। तो उसने क्या स्टोर कर लिया है कि ये चार पैर वाला भौंकने वाला जानवर कुत्ता है। उसकी मेमोरी में ये स्टोर हो गया। देखो, मानसिक ढांचा या संरचना जिसमें बच्चा अपने अनुभवों को समझता और व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार की एक फाइल है। अब एसिमिलेशन क्या हो गया? अब हमने बच्चे को ये तो बता दिया कि चार पैर वाला बच्चा और भौंकने वाला जानवर क्या, उसको क्या कहते हैं? डॉग। अब मान लो उसने किसी बकरी को देखा। अब उसने देखा चार पैर तो इसके भी हैं, तो उसने क्या बोल दिया? देखो डॉग। क्योंकि उसके फाइल में क्या है, उसकी स्कीमा में क्या सेव है कि चार पैर वाला जानवर डॉग है। लेकिन ये तो क्या है? ये गलत हुआ ना। तो अब इसको हम अकोमोडेशन पे ले जाएंगे। अकोमोडेशन यानी कि अनुकूलन और रूपांतरण। इसमें क्या है? जब बच्चा अपने स्कीमा को बदलता है या नया स्कीमा बनाता है ताकि नई जानकारी को सही तरह से समझ सके। अब क्या होगा? अब हम उस बच्चे को समझाएंगे कि डॉग और गोट अलग अलग है। डॉग क्या है? भौंकने वाला, और गोट मिमियाने वाला है, सींग वाला। तो अब क्या है? अब वो अपनी फाइल में इसको अलग स्टोर कर लेगा, इसको अलग। ये उसके स्कीमा में एक ये अलग चीज हो जाएगी और एक ये। तो बच्चा क्या है? स्कीमा में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा जानकारी अपने समाज से स्टोर करता है। और जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से जानकारी सही तरह से समझ जाता है तो उससे क्या बनता है? इक्विलिब्रियम, यानी कि उसके दिमाग में क्या बनता है? संतुलन, साम्यावस्था। यह वह स्थिति है जब बच्चे के स्कीमा, अनुभव और नई जानकारी में संतुलन होता है। जब नई जानकारी फिट नहीं होती तो क्या बन जाता है? डिस इक्विलिब्रियम, बच्चा भ्रमित हो जाता है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रक्रिया के बाद जब नई जानकारी सही से समझ में आ जाती है तो बच्चा फिर से इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, तो इससे हम इन चारों शब्दों को समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं। स्टेजेस देख लेते हैं एक बार, थोड़ा ऊपर से। स्टेजेस कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर,
प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब किस एज में आती है ये देखो, बर्थ से लेके 18 से 24 महीने तक सेंसरी मोटर में रहता है बच्चा। 2 से 7 ईयर प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 ईयर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एडोलसेंस टू एडल्टहुड, ये क्या बन गया, एडोलसेंस टू एडल्टहुड, ये किसमें होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि एडोलसेंस टू एडल्टहुड, जब तक बड़ा हो जाता है बच्चा, अडल्ट बन जाता है, तब तक वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब इसमें थिंकिंग में क्या क्या सीखता है बच्चा, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सेंसरी मोटर में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। प्री ऑपरेशन में सिंबॉलिक थॉट आते हैं उसे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में लॉजिकल थॉट्स आने लग जाते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि यहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स, ये सब वो बच्चा सीख जाता है। इन सब पे कभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम इनका ये सिद्धांत पूरा अच्छे से एक टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इस पे पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पे एक अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। चलिए, आप एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन, हमारे 4 ऑप्शन थे ना। देखो, हमारा सही ऑप्शन तो क्या हो गया, पियाजे, सी ऑप्शन सही हो गया एक बार, लेकिन इन सबको भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए, बी एफ स्किनर किस चीज के लिए फेमस है, व्यवहारवाद। उनकी जो साइकोलॉजी की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, व्यवहारवाद पे। इसमें उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर बॉक्स, इन सब पे काम किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बताया था उन्होंने। उनका क्या मानना था, रीइंफोर्समेंट में बिलीव करते थे। रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट, ये द्वारा हम किसी को भी आकार दे सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए, और कोई गंदा काम करे उसको पनिशमेंट या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब देखिए, जेपी गिलफोर्ड, इनका क्या था, मनोमिति, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पे काम किया था इन्होंने। इनका क्या था, मुख्य विचार क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एस ओ आई मॉडल था इनका। ऑपरेशन गुणे कंटेंट गुणे प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे काम किया था, और साइकोमेट्रिक्स, प्रतिभा रचनात्मकता का आकलन, शैक्षिक मनोविज्ञान। अब देखिए, सर सील बर्ट, इनका क्या था, बुद्धिमापन यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान। अब देखो, उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे काम किया था, फैक्टर एनालिसिस पे काम किया था। ठीक है, तो इनसे अब इनके बारे में एक सवाल आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल है मतलब हर इंसान अलग अलग है, और वो क्यों है अलग, ये हमें बताना है। अनुवांशिक की, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वातावरण एवं अनुवांशिक। देखो, अब सारी चीजें सही हो सकती है, हेरिडिटी भी सही है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग अलग होता है सबका, इमोशनल, इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या करता है हमें वो बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर चुनना है। क्या चुनना होता है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं चुनना है, हमें इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर। अब देखो, एक सिंपल सी बात है साइकोलॉजी में, कि प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी गुणे में इन्वायरमेंट। कोई भी बच्चा जो प्रोडक्ट बनेगा बड़ा होके, वो किस, सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। मतलब उसके जीन्स कैसे हैं, पेरेंट्स ने क्या क्या जीन्स उसके अंदर लाए हुए हैं, और इन्वायरमेंट, वो किस समाज में रह रहा है, किस वातावरण में उसका परिवेश हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब ये बेस्ट आंसर है हमारा। तो अब देखो कहाँ है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। अब किस में रिक्वायरमेंट है, पाठ्यक्रम के चयन में बिल्कुल है, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में ये भी है, अनुशासनहीनता को रोकने में बिल्कुल, उपयुक्त सभी। तो देखो, अब तीनों ही हमें सही लग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है, यानी कि इंडिया डिस्टेंस एजुकेशन इज कंडक्टेड थ्रू। अब ये किससे होता है, तो ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटी। देखो, नेशनल ओपन स्कूल आ गया, ओपन यूनिवर्सिटीज आ गया, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, ये ओपन स्कूल भी कराते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी भी कराती है। चलो, पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, जीवन से संबंधित होने का, बिल्कुल सही होना चाहिए। उपयोगिता का, बिल्कुल, अगर उसका फायदा ही नहीं है तो उसे पढ़ाने का क्या फायदा। विविधता और लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर किसी के अनुसार होना चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी।
देखो हमें सारे सही लग रहे थे, तो एंड में ऑल ऑफ द अबव भी आ ही गया। ठीक है, चलो। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब देखो, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, जापानी। अब जैसे ही कोई इंग्लिश वर्ड आए ना आपके पास, एजुकेशन, एजुकेशन आ गया मान लो, ये सब क्या है? इंग्लिश शब्द। तो इंग्लिश शब्द में एक बात ध्यान रखना है, ये 60% किससे बना है? लैटिन से बना है। तो अगर कुछ नहीं भी आ रहा हो आपको और पता है कि ये इंग्लिश वर्ड है, तो आप तुक्का लैटिन में आंख बंद करके मार दोगे तो भी 60% चांस है कि वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं एजुकेशन किससे बना है। तो एजुकेशन बना है लैटिन शब्द एड्यू केयर, यानी कि पालन पोषण करना या फिर विकसित करना, नरिश करना, या फिर टू ब्रिंग अप, यानी बाहर निकालना। अब एजुकेशन का तथ्य यही है कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी है बसा हुआ, हमारे अंदर सब कुछ ऑलरेडी है, उसे ही हमें बाहर निकालना है, वही है एजुकेशन। यानी कि क्या कर सकते हैं? पालन पोषण और विकसित करना या बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सही। आप सोच रहे होंगे लैटिन ही क्यों होता है? देखो, इंग्लिश के बारे में एक बहुत फेमस लाइन है कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जर्मन बाय बर्थ। इंग्लिश क्या है? बर्थ से क्या है? जर्मन है। और एजुकेशन से क्या है? लैटिन है। और कल्चर के हिसाब से क्या है? फ्रेंच है। क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। तो जब भी इंग्लिश को बनाया गया तो इन सभी लैंग्वेज को ही मद्देनजर रखते हुए, इन सभी का ही उपयोग करके उन्होंने इंग्लिश को फॉर्म किया था। इसलिए इन तीनों लैंग्वेज के अंश इनमें मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा लैटिन, क्योंकि एजुकेशन में जो लैंग्वेज यूज किया गई थी वो लैटिन थी। और चर्च, चर्च वगैरह में जो लैंग्वेज यूज किया जाती थी वो भी क्या थी? लैटिन। और चर्च यानी कि रिलीजन का बहुत बड़ा एंगल है इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए लैटिन बहुत ज़्यादा यूज होती है इसमें। इससे आप समझ गए होंगे, और आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बेफिक्र होकर लैटिन लगा सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। अब ये भी लाइन है, बताना है हमें किसने कहा है। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट। इनेट, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें थी, वो नहीं बताई और। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं एक बार। देखो, द फ्रेज एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर्स। मतलब ये क्या है? एजुकेशन क्या है? एक डेवलपमेंट है, किस चीज का? मैन के अंदर की जो पावर है ना, उसी को बाहर निकालने का डेवलपमेंट है। और ये किसने कहा था? ये कहा था जोना हेनरिक पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। अब एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? पेस्टोलॉजी के बारे में समझते हैं। पेस्टोलॉजी वाज अ स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर। स्विट्जरलैंड के थे वो। बिलीव्ड एजुकेशन शुड होलिस्टिकली नर्चर अ चाइल्ड्स इनहेरेंट एबिलिटीज। मतलब क्या? एजुकेशन का काम क्या है? नरिश करना, मतलब आपके बाहर निकालना क्या चीजें जो आपके अंदर ऑलरेडी एबिलिटीज है ना, उसी को बाहर निकालना, वही है एजुकेशन। देखो, शिक्षा मनुष्य की स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के साथ पूरा होता है, और इसे उन्होंने कहा था, ठीक है, जिनका मानना था कि शिक्षा को एक संतुलित और सतत तरीके से बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं का समग्र रूप से पोषण करना चाहिए, तथा बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब वो किसमें बिलीव रखते थे? वो बाल केंद्रित दृष्टिकोण में बिलीव रखते थे, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बिलीव रखते थे। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के बारे में कहते थे, और एक्सपीरियंस, यानी कि सीधा याद कराने में बिलीव नहीं रखते थे। वो क्या कहते थे? एक्टिविटी से और एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतना हमने समझ लिया पेस्टोलॉजी के बारे में, आंसर भी देख लिया। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा? यानी शिक्षा के बारे में जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम, उससे नहीं जुड़ा हुआ। नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम। देखो, एजुकेशन ऑफ लिटरेसी बिल्कुल है, ये तो मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मार्केटिंग। एजुकेशन की मार्केटिंग तो हम नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, ये भी सही है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
सतत शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। निरक्षरता का उन्मूलन, यानी लिटरेसी बढ़ाना, इलिटरेसी कम करना, ये भी है। लेकिन शिक्षा का बाजारीकरण यानी मार्केटिंग, मार्केटिंग तो हम एजुकेशन की नहीं करते हैं ना, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि आइडियल एजुकेशन, मेन एम ऑफ आइडियलिज्म एजुकेशन, मतलब सबसे अच्छी जो एजुकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। आत्मानुभूति, देखो इतना सही आंसर है। शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सर्जन, व्यवहारिक होना, ये सभी अच्छा है। टू प्रैक्टिकल अच्छा है। क्रिएटिंग इंसाइट, ये भी अच्छा है। फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसा कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि एजुकेशन का आखिरी पड़ाव क्या होता है, जब आप खुद को जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि सब कुछ आपके अंदर ही बसा हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि एजुकेशन क्या है, जो हमारे अंदर ही सब कुछ बसा है उसी को बाहर निकालना, वही एजुकेशन है। तो वही सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आप खुद को समझ जाओ। तो वही बेस्ट एजुकेशन है, जो आप खुद के बारे में जान सकते हो, और अपने अंदर जो ऑलरेडी हम परफेक्ट है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज कैपेबिलिटी है, उसको जब हम समझ गए तो वो हमारा बेस्ट एजुकेशन है। इसलिए क्या हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी गई है, ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। अगर थोड़ा भी आप बुक्स में इंटरेस्टेड है तो इसको बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट से, किसने लिखी है, महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या हो गया, महात्मा गांधी जी। ठीक है, ये बहुत फेमस किताब है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी, एम के गांधी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।